नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर के रहने वाले सत्यम मिश्रा जी ने भेजी है। ये कहानी मुर्दा जाग उठा का दूसरा भाग है। दोस्तों, अगर अब तक आपने कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो जल्दी से जाकर सुन लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। जीवन सोने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी दरवाजे पर बजने वाली डोरबेल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो चौंक पड़ा। उसने लेटे लेटे ही हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप का स्विच ऑन किया और मोबाइल फ़ोन उठाकर उस पर टाइम देखा तो रात के ठीक 12 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? उसके जहन में ये सवाल उठा, लेकिन जवाब नदारद था। उसने अपने दिमाग में आने वाले सवालों को एक झटका दिया और मोबाइल टेबल पर रखकर वो बेड से उठा, पैरों में स्लीपर डाले और शयन कक्ष से बाहर निकला। सीढ़ियों से उतरते हुए वो नीचे पहुंचा। जब तक वो मुख्य दरवाजे पर आया तब तक बाहर मौजूद शख्स ने बेसब्री का परिचय देते हुए 4-5 बार डोरबेल बजा दी थी। अब तक देर रात आने वाली इस मुसीबत से जीवन का दिमाग झल्ला गया था। अगर इस घड़ी किसी नामुराद शख्स के दर्शन हुए तो पक्का उसे काफी कुछ सुना दूंगा मैं। ये भी भला कोई वक्त होता है किसी को डिस्टर्ब करने का। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वो खुद ही बड़बड़ाया। जीवन ने आगे बढ़कर कुंडी नीचे हटाई और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। उसका जिससे सामना हुआ उसे देखकर उसके प्राण सूख गए। उसकी हैरत से फैली आंखों के समक्ष दुनिया का 8वां अजूबा नृत्य कर उठा। नीचे की सांसें नीचे और ऊपर की सांसें ऊपर रह गई। सिर से पैर तक दहल गया था वो। उसके सामने उसका मर चुका दोस्त खड़ा था और कहर भरी नजरों से उसे घूर रहा था। वो आनंद ही था जिसे देखकर खौफ और विस्मय के मारे उसकी आंखें दायरे से फैल गई थी। लाश से निकलते सड़े मांस की बदबू से जीवन का जी खराब हो गया। उल्टी सी होती महसूस हुई। तभी लाश ने जीवन की गर्दन दबोच ली। उसके मुंह से की आवाज ही निकल सकी। वो बुरी तरह से तड़प रहा था जब आनंद की मौत से सर्द आवाज उसके कानों में आई। क्यों? आखिर क्यों किया तूने ये? यह आवाज किसी पुराने रेडियो की घड़घड़ाती हुई आवाज से मैच खा रही थी। अब उसके खूनी पंजों की जकड़ कुछ हद तक ढीली पड़ चुकी थी, जिससे जीवन को कुछ कहने का मौका मिल चुका था। वो फड़फड़ाते हुए किसी घायल पंछी की तरह बोला, मुझे माफ कर दो आनंद, मुझे माफ कर दो। और तूने जो किया उसका क्या? वो माफी के काबिल है? नहीं नहीं आनंद, जीवन डरी हुई आवाज में बोला। तो फिर बोल! आनंद की लाश ने दहाड़ते हुए पूछा। क्या? जीवन बुरी तरह कसमसाया। आनंद के मुर्दे की आवाज और भी खूंखार हो चली थी। क्यों किया तूने ये सब? बोल कमीने, बोल! इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी आनंद। बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था जीवन। पीड़ा भरी आवाज भी बड़ी मुश्किलों के बाद उसके मुंह से फूट रही थी। ये सारा तो उसका प्लान था। इसके बाद जीवन ने जो कुछ भी बताया वो उसकी जिंदगी के अंतिम शब्द थे। खूनी मुर्दे ने अपने पंजे उसकी गर्दन में गहराई तक धंसा दिया। खून की पिचकारी छूट पड़ी थी। कुछ क्षण दर्द से तड़पने के पश्चात ही जीवन का अंत हो गया। वो मर गया। हौले हौले चलते हुए मुर्दा
वापस पलटा और अपने पैरों को धीरे धीरे घसीटता हुआ बाहर निकला और वो रात के अंधेरे में डूबता हुआ गुम हो गया। सुबह जब इंस्पेक्टर रुस्तम सावंत, जोशी और एक हवलदार के साथ बीती रात आनंद के दोस्त बुल्ली द्वारा हासिल किए गए पते के अनुसार जीवन के घर पर पहुंचा तो उसके घर का दरवाज़ा खुला पाकर उसका दिमाग ठनका। फौरन उसके पुलिसिया दिमाग ने किसी अनहोनी का पूर्व अनुमान कर लिया। तीनों भीतर दाखिल हुए। अंदर उन्हें तीव्र बदबू का एहसास हुआ, जिसके चलते सबको अपनी अपनी नाक पर रुमाल रखने पड़े। भीतर का खूनी नज़ारा देखते ही बेचारे हवलदार को तो उल्टी आ गई। भीतर काफ़ी मात्रा में इंसानी खून बिखरा पड़ा था, जिसके एकदम बीचों बीच पड़ी थी छत विछित अवस्था में जीवन की लाश। सभी अपने काम में जुट गए। सावंत ने हाथ में ग्लव्स चढ़ाकर लाश की बारीकी से जांच की तो गर्दन पर उसे पंजों के गहरे घाव और सुराख नजर आए। किस चीज़ के निशान थे ये बात तो लाख दिमाग खपाई के बाद भी सावंत ना समझ सका। जोशी द्वारा फोटो खींचने के पश्चात लाश के कपड़ों की तलाशी ली गई। इसके बाद पूरे घर को छान मारा गया, लेकिन सिवाय जीवन के मोबाइल फ़ोन के और ऐसा कोई सुराग ना मिला जो पुलिस के लिए इस केस में सहायक सिद्ध होता। सब इंस्पेक्टर नीलेश जोशी ने जीवन के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो उन्हें एक ऐसे नंबर की जानकारी हासिल हुई जिस पर गत दिनों में जीवन ने काफ़ी बात की थी। सावंत के कहने पर जोशी ने वो नंबर मिलाया तो उसे तत्काल ही दूसरी ओर से किसी लड़की का खनकता हुआ स्वर सुनाई दिया। पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये जीवन की गर्लफ्रेंड मांडवी थी, जो बहुत ही जल्द जीवन के साथ विवाह सूत्र में बंधने वाली थी। जोशी ने उसे जीवन की मौत की सूचना दी, जिसे सुनते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। जोशी ने उसे उसका एड्रेस ले लिया और लाख प्रार्थना करने के बावजूद उसे क्राइम सीन पर आने से मना कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि मांडवी अगर जीवन की लाश को इतनी बुरी अवस्था में देख लेती तो जरूर उसे गहरा सदमा पहुंचता। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। तभी सावंत की जेब में रखा मोबाइल घनघनाया। सावंत ने जेब से मोबाइल बरामद किया और कॉल रिसीव कर उसे कान से सटाया तो दूसरी ओर से उसे एक बौखलाई और घबराई हुई सी आवाज़ सुनाई दी। इंस्पेक्टर साहब, मैं पोस्टमार्टम हाउस से सीनियर डॉक्टर राजेंद्र सिंघल बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, सावंत बोला। बताइए क्या बात है? आप इस कदर घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? इज एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं सर, वो दहशत भरे स्वर में बोला। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। नथिंग इज ऑल राइट। आखिर बात क्या है डॉक्टर साहब? साफ साफ बताइए, सावंत बोला। सर, यहाँ मॉर्चरी में किसी ने हमारे नाइट वॉचमैन बंसी को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है और यहाँ से लाश नंबर 47 भी गायब है। डॉक्टर सिंघल की बातों ने जैसे सावंत के पैरों के पास बम फोड़ दिया हो। वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। वॉट? मॉर्ग से लाश गायब हो गई? किसकी लाश थी वो? सावंत ने पूछा। वही लाश, कल वाली, डॉक्टर ने कहा। कल वाली लाश? सावंत ने पूछा। यस इंस्पेक्टर, कल जो आपने एक्सीडेंट केस वाली बॉडी मॉर्ग में भिजवाई थी, वही लाश गायब हुई है। आनंद की लाश? सावंत के मुंह से बरबस ही निकल गया। 20 मिनट बाद जब सावंत और जोशी मॉर्चरी में पहुंचे तो उस घड़ी वहां डॉक्टर सिंघल और दीनू के अतिरिक्त वहां के समस्त स्टाफ जन का मजमा लगा था। पुलिस के आने से पहले ही सभी मॉर्ग के बाहर ही मौजूद थे। सभी के चेहरे पर आतंक की परछाई गहराई हुई थी
और वहां से उठती दुर्गंध की वजह से सबने अपनी नाक को रुमाल से ढक रखा था। बदबू का एहसास होते ही सावंत और जोशी ने अपनी अपनी नाक पर रुमाल रख लिया और फर्श पर पड़ी बंसी की लाश के निकट पहुंचे। लाश की गर्दन पर पंजों के लाल निशान के अलावा दांतों के गहरे गहरे 2 और निशान साफ नजर आ रहे थे। सावंत ने उसकी खुली हुई आंखों को बंद किया और उठकर गायबशुदा लाश वाले स्ट्रेचर के निकट पहुंचकर ठिठका। ये बदबू उसी स्ट्रेचर से आ रही थी जिस पर आनंद की लाश लेटी होनी चाहिए थी। सावंत ने महसूस किया कि ये बदबू ठीक उस बदबू से मैच खा रही थी जैसे अभी अभी उसने जीवन के घर पर उसकी लाश के करीब महसूस की थी। तो क्या आनंद की लाश ने ही उठकर जीवन का कत्ल किया है? केस ने सावंत का दिमाग चक्री की तरह घुमा कर रख दिया। आखिर इन सब मौतों के पीछे किसका हाथ है? आनंद की लाश कहाँ गई? क्या किसी ने चुरा ली और जिसे ले जाते वक्त बंसी ने उसे देख लिया होगा अतः उसका भी कत्ल कर दिया? कौन है आनंद का एक्सीडेंट करने वाला? किसने मारा उसे? क्या उसी ने ही आनंद के जिगरी दोस्त जीवन का कत्ल किया और फिर आनंद की लाश भी मॉर्ग से चुरा कर ले गया? क्या ये केस उतना ही सरल एक्सीडेंट का था जितना नंगी आंखों से देखने पर नजर आ रहा था, या फिर इन सब के पीछे छुपा होगा कोई खौफनाक सच? सवाल कई थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। जीवन की मौत का दिल दहला देने वाला विवरण सुनने के पश्चात उसकी गर्लफ्रेंड मांडवी फफक फफक कर रो पड़ी। सावंत के कहने पर जोशी ने उसे एक ग्लास में पानी पीने को दिया और सावंत ने एक पिता की तरह उसके सिर पर स्नेह का हाथ फिराकर हौसला रखने को कहा। सावंत और जोशी पोस्टमार्टम हाउस में अपनी ड्यूटी भुगत कर वॉचमैन बंसी की लाश की जांच और वहां की जरूरी खाना पूर्ति करके सीधा मांडवी के फ्लैट की ओर आए थे। इस घड़ी उनका सहयोगी हवलदार उनके साथ नहीं था। सुबह से ही विभत्स लाशें देखते देखते उसका जी खराब हो गया था। सबसे पहले जीवन की खून से सनी छत विछित लाश, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस के डॉक्टर सिंघल के बुलाने पर हुई बंसी के लाश की दीदार ने हवलदार की तबीयत बिगाड़ दी। इस दौरान उसे 4 बार उल्टियां हुई। सावंत ने खुद उसे घर जाकर आराम करने को कहा तो वो चला गया और अब सावंत और नीलेश जोशी जीवन की प्रेमिका मांडवी के फ्लैट पर उससे मुखातिब थे। जब पुलिस मांडवी के अंधेरी स्थित फ्लैट पर पहुंची तब भी मांडवी रो रही थी और उसकी कजरारी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। सावंत को आनंद और जीवन की मौत के बीच किसी जबरदस्त कनेक्शन की बू आ रही थी। वो कनेक्शन क्या था, बस यही उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इसी रहस्य से पर्दा उठाने की आशा में उसने मांडवी से जीवन से ताल्लुक रखते तमाम प्रश्न पूछे। वो रोती रही, बताती रही। जीवन के बारे में पूछताछ के दौरान मांडवी ने बताया, सर, जीवन बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था तो वो गरीब, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो ऐसे सपनों के संसार में जी रहा था जिसके बारे में सोचना भी गरीबों के लिए मनाही होती थी। ऐसे क्या सपने थे जीवन के? सावंत ने पूछा। रुपया, पैसा, दौलत, यही थे उसके सपने, मांडवी ने बताया। हमेशा से ही वो बहुत जल्द अमीर बनने के सपने देखता था। इसी चक्कर में तो उसने रईस जाते आनंद से दोस्ती की थी। व्हाट? सावंत चौंका। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ सर। आनंद अपने बाप विशंबर जी का इकलौता बेटा था और अपने करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस। बस इसीलिए तो जीवन ने आनंद से दोस्ती गांठी थी। लेकिन असल बात तो यह थी
कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर आनंद के साथ था। आनंद भी अपनी दोस्त जीवन पर पैसे उड़ाने लगा, जिसके चलते जीवन को कई बुरी लत भी लग गई। काफी टाइम तक दोनों के बीच अच्छी पड़ती रही, लेकिन फिर मांडवी ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर सावंत ने तुरंत पूछा। मालूम नहीं सर, मांडवी ने उत्तर दिया। क्या मालूम नहीं? सावंत ने पूछा। यही कि उन दोनों के बीच अचानक क्या हो गया? मांडवी ने कहा। क्यों, क्या हुआ? सावंत ने फिर पूछा। दरअसल बीते कुछ दिनों में उन दोनों में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों किसी बात को लेकर एक दूसरे से नाराज चल रहे थे और आपस में झगड़ा भी कर बैठे थे। मांडवी की बात काटते हुए सावंत बोल पड़ा। जीवन और आनंद का आपस में झगड़ा हुआ था? मांडवी ने सर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। क्यों, क्या हुआ, कुछ मालूम है? सावंत ने पूछा। नहीं सर, सॉरी, मुझे नहीं पता, मांडवी ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, फिर आगे क्या हुआ? सावंत ने पूछा। इस वाक़ये के बाद जीवन बर्बाद सा हो गया। वो अपने रईस खर्चों के लिए परेशान रहने लगा। अब उसकी ज़रूरतें बढ़ गई थी और इनकम ज़ीरो रह गई थी। लेकिन चंद रोज पहले एक अनजान व्यक्ति जीवन से आकर मिला, जिसने उसकी पैसों की कमी ही दूर कर दी। उसने अपने पास से जीवन को पैसे दिए और ये भी कहा कि काम खत्म होने के पश्चात वो उसे पैसों से मालामाल कर देगा। कौन था वो आदमी? सावंत ने चौंक कर पूछा। तुम उस अजनबी को पहचानती हो? सॉरी सर, मांडवी ने खेद व्यक्त किया। मैं उसे नहीं जानती। मैंने तो उसे सिर्फ एक बार ही देखा है। तुरंत ही सावंत ने कहा। याद करने की कोशिश करो मांडवी, शायद कुछ याद आ जाए। हो सकता है तुमने उसे पहले भी कहीं देखा हो। कोशिश करो उसे याद करने की, जोर लगाओ दिमाग पर, शायद कुछ हासिल हो। मांडवी ने दिमाग पर जोर लगाया और कुछ देर तक वो आंख बंद किए सोचती रही। इस दौरान सावंत और जोशी दोनों उत्सुकता और कुछ हासिल होने की उम्मीद से उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए रहे। फिर कुछ देर बाद मांडवी ने अपनी आंखें खोल दी और इनकार में सर हिला दिया। नतीजा शून्य रहा। सूरत देखोगी तो पहचान जाओगी? फिर कुछ सोचकर सावंत ने दूसरा सवाल किया। सॉरी सर, वो भारी तकल्लुफ के संग बोली। उस वक्त मैंने उस अजनबी शख्स पर खास ध्यान ना दिया था। वैसे भी वो बहुत कम समय के लिए जीवन के साथ था। कब की बात है ये? इतना तो याद होगा ही, सावंत ने कहा। कुछ दिन पहले ही, जब मैं और जीवन कॉफ़ी के लिए गए थे, मांडवी ने कहा। कुछ दिन पहले कब? सोच कर बताओ, सावंत ने कहा। मांडवी ने सोचा, फिर बोली, हाँ याद आया, वो वैलेंटाइन डे था, 14 फरवरी। उस दिन सुबह से शाम तक सारा टाइम जीवन मेरे साथ था। कहाँ पर मिला था वो आदमी जीवन से? सावंत ने सवाल किया। गुड लक कैफे हाउस, वो तत्काल बोली। गुड, सावंत खुशी के साथ बोला। भागते भूत की लंगोटी ही सही। कॉफी हाउस में किसी ने तो उसे देखा ही होगा। मुमकिन है वो वहाँ कोई रेगुलर कस्टमर हो और वहाँ का कोई स्टाफ उसे पहचान ले। मांडवी, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ उसी कॉफी हाउस में चलना होगा, इंस्पेक्टर सावंत ने मांडवी को बोला। उसने सहमति में सिर हिला दिया। सावंत बगुली की तरह बाहर निकल गया। पीछे जोशी ने और उसके बाद स्त्री सुलभ चाल से मांडवी ने भी उसका अनुसरण किया। तीनों आकर बाहर खड़ी पुलिसिया जीप में सवार हुए। जोशी ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। सावंत उसके पहलू में
और मांडवी पिछले वाली सीट पर सवार थी। जोशी ने चाबी डालकर घुमाई और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद, करीबन 10 मिनट बाद, तीनों कॉफ़ी हाउस में थे। वो उच्च दर्जे का कॉफ़ी हाउस था जिसमें ज़्यादातर हाई फाई श्रेणी के लोगों का ही आना जाना हुआ करता था। किसी का मीटिंग के सिलसिले में तो किसी का सिर्फ चाय कॉफ़ी पीने के उद्देश्य से। उस घड़ी वहाँ का मैनेजर किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। जब वहाँ पुलिस जीप आकर रुकी, पुलिस को देखकर वहाँ का 2-4 लोगों का स्टाफ दौड़ा दौड़ा उनके निकट आ पहुँचा। उन्हीं में से राधेश्याम नामक एक वेटर ने मांडवी को पहचान लिया और सावंत को बताया कि उस दिन ये मैडम सामने वाली टेबल पर बैठी थी, जिसके ठीक सामने एक क्लोज सर्किट कैमरा लगा है। कैमरे के बारे में जानकर सावंत और जोशी के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उस रात की सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई गई। जब मांडवी जीवन के साथ कॉफ़ी हाउस में आई थी, फुटेज में वो आदमी साफ साफ नज़र आ रहा था जिसने जीवन को किसी खास काम के लिए पैसे दिए थे। उस आदमी के चेहरे पर नज़र पड़ते ही सावंत और जोशी ऐसे चौंके मानो किसी ने उन्हें 440 वोल्ट का बिजली का नंगा तार छुआ दिया हो। वो सूरत उनके लिए बिल्कुल नई नहीं थी, पहले भी मिल चुके थे वो उससे। तो ये है इस सारे घटनाक्रम का मुख्य सूत्रधार। सावंत के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा। तभी सावंत के फोन की घंटी बजी। उसने मोबाइल निकालकर कान से सटाया तो दूसरी ओर से सब इंस्पेक्टर विनोद कदम का स्वर सुनाई दिया। सर, यहाँ हाईवे नंबर 5 के पास वाले सुनसान जंगल में एक लाश पाई गई है। किसकी बॉडी है, कुछ मालूम पड़ा? शिनाख्त हुई? सावंत यूं भावहीन लहजे में बोला मानो उसके लिए लाश मिलने की खबर रोज होने वाली कोई मामूली बात हो। नहीं सर, शिनाख्त नहीं, लेकिन पहचान बराबर हुई, सब इंस्पेक्टर विनोद कदम ने बताया। कौन है? इंस्पेक्टर सावंत ने पूछा। शमशेर थापा नामक ट्रक ड्राइवर। पहचान का जरिया कोई आईडी कार्ड, कोई आधार कार्ड वगैरह? इंस्पेक्टर सावंत ने पूछा। यस सर, उसी से तो पहचान हुई। एक बात और सर, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्या? सावंत ने पूछा। लाश के पास हमें एक ट्रक भी खड़ा मिला है और ये वही ट्रक है जिसने एक्सीडेंट में मरने वाले उस लड़के आनंद को उड़ाया था और हमें सीसीटीवी में नजर आया था। इसके नंबर प्लेट पर अभी भी कीचड़ लगा हुआ है। शक्ल सूरत उसी ट्रक से मेल खा रही है जिसने आनंद को पीस के रख दिया था। यानी ये ट्रक ड्राइवर ही आनंद का कातिल है। इस मर्तबा सावंत उछल पड़ा। यस सर, लाश के पास से काफी पैसे भी बरामद हुए हैं सर। ओह, सुपाड़ी के पास? सावंत बोला। यस सर, ऐसा ही लगता है। यही बात है, वो पैसे जरूर उस शख्स को जीवन ने दिए हैं जिसने उसे आनंद को मारने को कहा था। लेकिन अब इस ट्रक ड्राइवर थापा का कत्ल किसने कर दिया? सावंत सोचते हुए बोला। ये अभी मालूम ना चल सका सर, तहकीकात जारी है, पर ऐसा मालूम हो रहा था कि कातिल की जरूर इससे जबरदस्त दुश्मनी रही है, तभी तो इतनी बेरहमी से कत्ल किया, सब इंस्पेक्टर विनोद कदम ने कहा। और कोई खास खबर हो तो फोन घुमाना। फिलहाल केस से ताल्लुक रखता एक जबरदस्त क्लू हाथ लगा है। मालूम होता है जल्द ही केस सॉल्व होने वाला है। फिलहाल रखता हूँ। सावंत ने फोन कट किया और उसे पैंट की जेब में डालकर जोशी की ओर देखा। जोशी उसके मुकम्मल वार्तालाप को सुन और समझ चुका था। सावंत को खबर दोहराने की जरूरत ना हुई। सावंत और जोशी जब आनंद के घर पहुंचे
तो वहां उन्हें विशंबर जी, सुषमा जी और मंजरी ही मिले। आनंद का बहनोई मंगेश उस घड़ी घर पर नहीं मौजूद था। पूछने पर विशंबर जी ने बताया कि आनंद की मौत के बाद उनका दामाद मंगेश ही सारा बिजनेस संभाल रहा है और इस वक्त वो बिजनेस के ही सिलसिले में एक ज़रूरी मीटिंग के लिए पनवेल स्थित होटल ब्लू वेल में गया है। तेजी से पुलिस दल वहां से रवाना हुआ। ज़्यादा वक्त ना लगा सावंत को होटल ब्लू वेल पहुंचने में। पार्किंग में पुलिसिया जीप देखकर लंबे कद का रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ाया। भागते से कदमों के संग सावंत उसके करीब पहुंचा। मंगेश के बारे में पूछताछ करने पर रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि इस नाम का एक आदमी इस घड़ी रूम नंबर 313 में मौजूद है। सावंत और जोशी दोनों तेजी से लिफ्ट में सवार होकर वांछित कमरे तक पहुंचे। अंदर से आती आवाजें सुनकर दोनों चौंक गए। बंद दरवाजे के पीछे से मंगेश की चीखें बरामद हो रही थी। काफी आवाज लगाने और दरवाजा खड़खड़ाने के बावजूद भी जब दरवाजा खुलने के कोई आसार नजर ना आए तो दोनों ऑफिसरों ने दरवाजा तोड़ना आरंभ कर दिया। कुछ देर के परिश्रम के पश्चात जब दरवाजा टूटा और दोनों झोंके के साथ अंदर दाखिल हुए तो वहां पर दुनिया का 8वां अजूबा उनके सामने आनंद की जीती जागती लाश के रूप में खड़ा उनका स्वागत कर रहा था। शैतान ने मंगेश की गर्दन जकड़ रखी थी, जिससे छूटने के लिए वो जबरदस्त संघर्ष कर रहा था, बुरी तरह से तड़प रहा था। सिंह के पंजे में फंसे हिरन की भांति बिलबिला रहा था। क्रोध के मारे मुर्दा का चेहरा और भी अधिक विकृत और भयानक हो चला था। उसके मुंह से खून टपक टपक कर जमीन को रक्तमय कर रहा था, जिसमें से फूटती दुर्गंध कमरे का माहौल रहने लायक नहीं कर रही थी। आनंद तुम, सावंत दहशत मिश्रित स्वर में चीखा, तुम जिंदा हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मर चुका हूं ऑफिसर, वो गुर्राते हुए बोला। इस वक्त तुम्हारे सामने जो आनंद है वो सिर्फ और सिर्फ एक मुर्दा लाश है जो चल फिर रहा है, बोल रहा है और अपने कातिलों की तलाश में भटक रहा है और कत्ल कर रहा है। आज मेरा इंतकाम पूरा होगा, इसे मार कर। नहीं आनंद, ऐसा मत करो। कानून सब जान चुका है, समझ चुका है। इस मंगेश ने तुम्हारे साथ दगाबाजी की है, इसी ने तुम्हारी हत्या करवाई थी। तुम्हारे दुश्मन हो चुके पुराने दोस्त जीवन को इसी ने तुम्हारे कत्ल की सुपारी दी थी। बाद में शमशेर नाम के एक ट्रक ड्राइवर को जीवन ने तुम्हारा एक्सीडेंट करके कत्ल का काम सौंपा, ताकि तुम्हारा कत्ल एक एक्सीडेंट लगता और इस पर कोई शक ना आता। हमें अभी अभी ही शमशेर की भी लाश उस वीराने में मिल गई है जहां तुमने उसकी हत्या की थी। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे इसी का हाथ है। इसे छोड़ दो, इसे कानून सजा देगा, इंस्पेक्टर सावंत ने कहा। नहीं, हरगिज नहीं, क्रोध से बौखला गया खूनी मुर्दा। अपनी मौत का बदला लेने के लिए ही आया हूं मैं, इसे मार कर ही जाऊंगा। ये तुम्हारी बहन का पति है आनंद, तुम इसे नहीं मार सकते। क्या अपनी बहन की मांग उजाड़ोगे तुम? सावंत ने उसे रोकने के अंदाज में कहा। हाँ, जब इसने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं कैसे इसके बारे में सोच सकता हूं। इस कमीने की वजह से मेरी जान चली गई, मेरे माँ बाप बेसहारा हो गए। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन उससे पहले मैं इससे ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों करवाई इसने मेरी हत्या। आखिर क्या दुश्मनी थी इसकी मेरे साथ? बोल मंगेश, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? बोल कमीने, बोल। अब खूनी पंजे का कसाव
कुछ सीमा तक कम पड़ा उसकी गर्दन से। मुझे माफ कर दो आनंद। उसके स्वर में जमाने भर का दर्द और पश्चाताप समाया हुआ था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। मेरी बुरी नज़र तुम्हारे बाप विशंभर की करोड़ों की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर गड़ गई थी, लेकिन तुम उसमें मुझे सबसे बड़े रोड़े के तौर पर नज़र आ रहे थे। जब तक तुम जिंदा थे तब तक वो सारी प्रॉपर्टी मेरी नहीं हो सकती थी, इसीलिए तुम्हें मारने का प्लान बनाना पड़ा। मुझे तुम्हारे दोस्तों से पता चला कि कुछ दिनों पहले ही तुम्हें जीवन के उस घपले के बारे में पता चल गया था जो वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे साथ कर रहा था। इसी बात पर क्रोधित होकर तुमने उससे झगड़ा करके दोस्ती तोड़ दी थी। इस वाक्य के बाद वो तुम्हारा कट्टर दुश्मन बन चुका था, इसीलिए मैंने उसे ही अपना मोहरा बनाने की योजना बनाई। मैंने एक कॉफ़ी हाउस में मिलकर तुम्हारी हत्या की सुपारी दी और साथ ही ये भी शर्त रखी कि तुम्हारी मौत इस तरह से होनी चाहिए कि वो कत्ल ना लगकर एक एक्सीडेंट लगे। इसीलिए जीवन ने शमशेर नाम के एक ट्रक ड्राइवर को ढूंढ निकाला जो पहले एक सुपारी किलर भी रह चुका था, और उस रात उसने उस वक्त तुम्हें एक्सीडेंट कर दिया जब तुम बाइक से कहीं जाने के लिए घर से निकले थे। आनंद, देखो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं आखिर तुम्हारी बहन मंजरी का सुहाग हूँ। मेरी नजर में तू सिर्फ एक कातिल है मंगेश, एक कातिल जिसने ना सिर्फ मेरा ही कत्ल किया है बल्कि अपने लालच की आग में सगे रिश्तों को भी स्वाहा कर दिया। शमशेर और जीवन को तो मैं पहले ही उनके अंजाम तक पहुंचा चुका हूँ। यहाँ तक कि इस खूनी सिलसिले में मुझे मॉर्ग के उस चोर और उस शराबी वॉचमैन को भी मारना पड़ा जिसने मेरी हकीकत जानने की गलती कर दी थी। अब जब मैं अपने असली कातिल तक पहुंच गया हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। इसके बाद आनंद की जिंदा लाश ने मंगेश की गर्दन दबोचकर उसे निर्दयतापूर्वक जमीन पर पटक दिया। मंगेश का सिर जमीन पर टकराया। पक्के फर्श पर गिरने की वजह से उसके सिर की ना जाने कितनी ही हड्डियां कड़कड़ाई। दर्द की अधिकता से उसके गले से चीख निकल गई। वो पागल सा हो गया। सावंत और जोशी आकस्मिक हुए इस हमले को देखकर सकपका गए। सोच भी ना सके कि क्या करे कि इतनी देर में ही लाश ने अपना दायां पैर उठाकर उसके सीने पर रख दिया और जबड़े भींचते हुए उस पर जोर लगाया। मंगेश के मुंह, नाक और कर्ण छिद्रों से रक्त की धाराएं फूट पड़ी। आंखें बाहर उबल आई। बाहर जोरों की बिजलियां कड़क रही थी। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही थी। माहौल बेहद खौफनाक रूप धारण कर चुका था। मौत की भयंकर आवाजों का शोर व्याप्त हो चुका था। रुक जाओ आनंद! सावंत ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दी और चेतावनी भरे लहजे में बोला, मंगेश को छोड़ दो वरना मैं गोली चला दूंगा। मुर्दे ने उसे कहर भरी नजरों से घूरा और फिर खिलखिलाकर बड़ी ही खौफनाक हंसी हंसा। मुर्दों पर गोलियों का असर नहीं होता है इंस्पेक्टर, कोशिश करके देख लो। और वैसे भी मैं इसे मार कर ही मुक्ति पा सकता हूँ, इसलिए चले जाओ यहाँ से। मुर्दे का वजन तड़पते चिखते मंगेश के सीने पर बढ़ता ही रहा। सावंत और जोशी ने एक के बाद एक कई फायर झोंक दिए मुर्दा जिस्म पर, लेकिन जैसा उन्हें अंदेशा था वैसा ही हुआ। लाश पर
गोलियों का कोई असर न होना था न हुआ। अलबत्ता उसके हंसने की आवाज़ और भी अधिक बढ़ गई। इसके बाद शैतान के खूनी पंजों ने वापस मंगेश की गर्दन जकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। मंगेश का जिस्म हवा में उठकर किसी हलाल किए गए बकरे की भांति फड़फड़ाया। पंजे का कसाव उसकी गर्दन पर बढ़ता ही रहा। कुछ देर बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसके कंठ से एक भी आवाज़ ना फूट सकी। अगले कुछ ही सेकंड्स बाद उसका सिर धड़ से जुदा होकर आनंद के हाथ में आ गया और सिर विहीन धड़ जमीन पर गिरा। धड़ और सिर के कटे हुए हिस्से से खून का फव्वारा सा छूट पड़ा। बिना तड़पने का अवसर प्राप्त किए ही मंगेश ने दम तोड़ दिया। मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ इंस्पेक्टर, मुझे मुक्ति मिल गई है। अब मैं उसी तरह यहाँ से जा रहा हूँ जिस तरह से आया था। कहते हुए आनंद का सड़ा गला मुर्दा जिस्म धम की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा और उसके जिस्म से एक काली छाया निकलकर खिड़की के रास्ते से आसमान में गुम हो गई। सावंत और जोशी जब लाशों के निकट पहुंचे तो उन्हें आनंद की लाश से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठती महसूस हुई, अतः उन्हें मुंह पर रुमाल रखना पड़ा। दोनों ने देखा कि आनंद की लाश जगह जगह से सड़ गलकर भयावह बन चुकी थी और उसमें जीवित कीड़े मकोड़े गिजबिजा रहे थे। अगले कुछ देर बाद ही सावंत के कहे पर जोशी फोन पर आनंद के घर वालों से संपर्क स्थापित कर रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, प्लीज़ मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।